अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स और जो सब्जेक्ट कोड है वो है 401। लेक्चर हमें आप लोगों को जो डिलीवर करूँगी वो होगी लेक्चर 1 to 9। हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं फॉर ग्रैंड क्विज। सो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। द इकोनॉमिक थ्योरी दैट ओनली डिस्क्राइब हाउ इंटरेस्ट रेट इफेक्ट इन्फ्लेशन बट इट आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस that what policy should be followed, which of the following describe such type of economic theory। ये जो इकोनॉमिक थ्योरी मैंने आपको बताई है ये किस टाइप की इकोनॉमिक थ्योरी है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर 2 है पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 3 है माइक्रो एंड ऑप्शन नंबर 3 है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इसका ऑप्शन नंबर 1 है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास द इकोनॉमिक थ्योरी दैट only describe how interest rate affect inflation but it does not provide any guidance for what policy should be followed। which of the following describes such type of economics theory। ये कौन सी इकोनॉमिक्स थ्योरी मैंने आपको बताई है। ये इकोनॉमिक्स थ्योरी है जी ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ अ मैन पावर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो मैन पावर यूज होती है वो क्या कहलाती है। वो कहलाती है ऑप्शन नंबर 1 जो हमें दिया गया है वो लैंड, ऑप्शन 2 में है लेबर, ऑप्शन नंबर 3 कैपिटल यानी ऑप्शन 4 में इंटरप्रेन्योरशिप, वो कहलाती है लेबर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। मशीन प्लांट्स एक्सेट्रा। मशीन जो होते हैं प्लांट्स होते हैं डेट आर इन टर्न यूज फॉर प्रोडक्शन फॉर अदर गुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो लैंड की कैटेगरी में फॉल करते हैं नहीं, लेबर की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, वो करते हैं कैपिटल की कैटेगरी में फॉल। सो इसका ऑप्शन नंबर 3 आएगा कैपिटल। नेक्स्ट है हमारे पास when economic resources are unable to supply all the goods demanded that which of the following situation will occur। वो कौन सी सिचुएशन है जो कि जब सब गुड्स डिमांड किए जाते हैं अनेबल टू सप्लाई तो वो होते हैं, लेकिन अनेबल टू सप्लाई होते हैं लेकिन डिमांड उनकी होती है तो वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 स्कैरसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस इन विच वी लिमिट द सप्लाई ऑफ वन सम इकोनॉमिक फैक्टर्स विच आर स्केर्सली अवेलेबल इज नाउन एज। इसका ऑप्शन नंबर 1 है रेशनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद इंडिविजुअल कंज्यूमर इंडिविजुअल फार्म एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, वो क्या कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको बताती चलो जो इकोनॉमिक्स है हम इकोनॉमिक्स को 2 तरह से डील करते हैं। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक तो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें ऑल इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि एक कंपनी का जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी प्रोडक्शन है वो कॉस्ट कैसे जा रही है उसको डील करने को कहलाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो ऑल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जब हम उसको स्टडीज़ करते हैं या उसको डील करने को स्टडीज़ करने को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी सच एज एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल इज नाउन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो वाली इकोनॉमिक्स या उस इकोनॉमिक्स जिसमें हम लोग एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन बिजनेस को डील करते हैं वो इकोनॉमिक्स कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट विच इज सेक्रीफाइड इन मेकिंग अ सर्टेन चॉइस और डिसीजन इज नाउन एज। वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड नेक्स्ट है अ फार्म विल रेडी टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। फार्म जो है वो तैयार है एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट इज करेक्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ देयर इज एन इंक्रीज इन टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन। जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन होती है जब उसमें इंक्रीज क्या हो जाता है तो वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर विल शिफ्ट आउटवर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास आमना इज़ रीडिंग अ बुक रेदर देन गोइंग आउट फॉर शॉपिंग। आमना जो है बुक को रीड कर रही है इस बजाय इसके कि वो शॉपिंग पर जाए। हर डेलिमा इज़ एन एग्जाम्पल। इसका ये डेलिमा क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज इन द टोटल आउटपुट ऑफ अ कंट्री ओवर टाइम। वो कौन से एग्जाम्पल है या वो इंक्रीज जो करते हैं जिसकी वजह से आउटपुट कंट्री का इंक्रीज हो जाता है वो कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जब बेटर होगी तो डेफिनेटली जो आउटपुट है कंट्री का वो भी ग्रोथ जो करेगा इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास द सर्विस ऑफ लैंड एंड कैपिटल आर एक्सचेंज थ्रू। जो सर्विस होती है लैंड और कैपिटल की वो एक्सचेंज किसके जरिए हो जाती है थ्रू आउट फैक्टर मार्केट के जरिए। नेक्स्ट है हमारे पास इन इकोनॉमिक शॉर्टेज इज अ सिचुएशन
इकोनॉमिक्स में जब शॉर्टेज होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डिमांड एक्सीड सप्लाई। उसके बाद है नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स सरप्लस इज अ सिचुएशन, जब सरप्लस हो जाती है यानी कि किसी चीज़ का ज़ायद हो जाना तो और उसकी डिमांड कम हो जाती है, यानी कि डिमांड होती है या कम हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, सप्लाई एक्सीड्स डिमांड। नेक्स्ट है हमारे पास एज कम्पेयर टू बटर मार्गरीन इज़ अ, बटर से मार्गरीन क्या कहलाता है, गिवन गॉड गुड। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड होल्डिंग ऑल द अदर फैक्टर कंसिस्टेंट व्हेन प्राइस विल इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीजेस। जैसे कि आपको पता है इन दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट सप्लाई एनालिसिस एंड लॉ ऑफ सप्लाई एंड प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स शिफ्टिंग सप्लाई कर्व, मार्केट एक्विलिब्रियम। जी आपको मैं बताती चलूँ, क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है वो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई होल्डिंग ऑल द अदर द फैक्टर कंसिस्टेंट व्हेन प्राइस विल इंक्रीज देन ऑप्शन नंबर 1 है क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई होल्डिंग ऑल अदर द फैक्टर्स कांस्टेंट व्हेन प्राइस विल डिक्रीजेस देन, इसका ऑप्शन नंबर 2 है क्वांटिटी सप्लाई विल डिक्रीजेस। नेक्स्ट हमें दिया गया है इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट एट विच, ऑप्शन नंबर 1 है क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास एन इंक्रीज इन रिसोर्स प्राइस वाइल कीपिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट विल बी शिफ्ट द सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड, ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सप्लायर्स, जैसे कि सप्लायर्स में इजाफा हो जाता है इन द इंडस्ट्री विल बी, तो इंडस्ट्री क्या करती है, शिफ्ट द सप्लाई कर्व राइटवर्ड। नेक्स्ट दिया गया हमें द डिमांड फॉर बैट इज एक्सप्रेस्ड एज क्वांटिटी डिमांडेड, जो डिमांड है बैट की एक्सप्रेस की गई है 100 माइनस पी एंड द सप्लाई हो बैट इज एक्सप्रेस, सप्लाई हमारे पास है 9। रेफर टू द अबव सिनेरियो द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ बैट इज, इक्विलिब्रियम जो प्राइस होगी बैट की वो होगी ऑप्शन नंबर 2 10। आगे हमारा जो नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 5, इन दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट इक्विलिब्रियम शिफ्टर्स, द मार्केट फॉर बटर, गवर्नमेंट रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम एनालिसिस और रेशनिंग एंड सप्लाई स्टॉक्स। जी क्वेश्चन हमारे पास है रेशनिंग इज एन एग्जांपल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन विच, ऑप्शन नंबर 2 है बायर्स वांट टू बाय मोर देन विच इज अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द मैक्सिमम प्राइस लिमिट दैट द गवर्नमेंट सेट टू इंश्योर दैट प्राइस डू नॉट राइज अबव द लिमिट इज नाउन एज, वो प्राइस कहलाती है प्राइस सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व इनटू द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, इन दिस केस प्राइस इंक्रीज एंड क्वांटिटी डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सिडी विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व इनटू द राइटवर्ड डायरेक्शन, इन दिस केस प्राइस डिक्रीजेस एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 2 इसका है करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक डिसीजन whether private or public borne by the society as a whole is known as social cost, वो हमारी क्या कहलाती है, social cost कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास द चेंज इन social cost caused by a unit change in output is known as marginal social cost। नेक्स्ट हमारा लेसन जो स्टार्ट होने लगा है उसमें आप लोगों को बताती चलूँ क्या है हम इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टूडेज लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी एंड टाइप, why we use percentage change rather than absolute change in electricity, elastic and inelastic demand, total revenue in electricity, point electricity for quadratic demand and function। Question number 1 है if government want to penalize the produce then it must choose the product with, option number 4 आएगा low price electricity of supply। Option number 2 है the percentage change in quantity demanded due to percentage change in price is known as price elasticity of demand। जबकि परसेंटेज चेंज आएगा एक डिमांड में जिसकी वजह से परसेंटेज चेंज आएगा प्राइस में, तो वो हमारी कहलाएगी प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। देन है ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे पास द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जबकि एक परसेंटेज चेंज आएगा प्राइस में वजह बनेगी प्राइस परसेंटेज चेंज सप्लाई की वजह से, तो वो हमारी कहलाएगी प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई।
नेक्स्ट है हमारे पास द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडिंग ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम इज नाउन एज। एक परसेंटेज जो चेंज आता है डिमांड में यानी कि क्वांटिटी डिमांड में किसकी वजह से, इनकम की वजह से इनकम चेंज हुई है तो वो हमारी क्या कहलाती है, इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है हमारे पास द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ स्पेसिफिक गुड विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड इज नाउन एज। वो हमारी क्या कहलाएगी, क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि गुड्स की वजह से आ रही है ना, स्पेसिफिक गुड चेंज हो रहा है और उसकी प्राइस में भी चेंज आ रही है, जिसकी वजह से वो हमारी क्या कहलाएगी, क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज इनफिनिटी इन दिस केस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ज़ीरो, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीजेज देन, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेज। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड व्हेन प्राइस इंक्रीज हो जाती है और डिमांड कौन सी होती है, इन इलास्टिक, तो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू जो होता है हमारा वो इंक्रीज कर जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू। नेक्स्ट हमें दिया गया है व्हेन द चेंज इन प्राइस इज वेरी स्मॉल दैट इज द 2 पॉइंट बिटवीन विच elasticity is being measured essentially collapse on each other. In this case elasticity is known as point elasticity. नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7। इन दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट inelastic, elastic and unit elastic demand, determinant of price elasticity of demand, effects of advertising on demand curve, price elasticity of supply and its determinants। जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इन केस ऑफ inelastic डिमांड टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीजेज व्हेन। जब डिमांड केस होता है यानी कि इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिक डिमांड टोटल रेवेन्यू जब इंक्रीज़ करता है तो क्या होती है, प्राइस इंक्रीज एंड क्वांटिटी डिक्रीजेज, प्राइस इंक्रीज कर जाती है और जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीजेज। इन इलास्टिक डिमांड में जब टोटल रेवेन्यू जो होता है वो कम हो जाता है तो क्या होता है, क्या होता है जी, जो प्राइस होती है वो प्राइस डिक्रीजेज एंड क्वांटिटी इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीजेज। इन इलास्टिक डिमांड में जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करता है तो क्या होता है, होता है कि प्राइस डिक्रीज हो जाती है और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ यूनिट इलास्टिक डिमांड टोटल रेवेन्यू विल रिमेन अनचेंज। जब होता है क्या है, इलास्टिक डिमांड में जो टोटल रेवेन्यू होते हैं उसकी यूनिट्स रिमेन रहते हैं, चेंज नहीं होते, तो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास सिंस मोर सब्सटीट्यूट ऑफ नेस्ले जूस आर अवेलेबल इन मार्केट लाइक शेज़वान, फ्रूट वाइटल एट्सेट्रा, देन द डिमांड फॉर नेस्ले जूस इज सेट टू बी डैश इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। वो जो डिमांड होगी नेस्ले जूस की मार्केट में वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मोर इलास्टिक, करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो लेसन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो लेसन नंबर 8 है। इसमें आप लोगों को पता चलेगा या आप लोगों को इस काबिल हो जाएंगे कि इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स, क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन एंड 3 कोर रूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 8 का। द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन बायर इनकम इज नाउन है। जो परसेंटेज चेंज होगा डिमांड में वो किसकी वजह से आएगा, बायर इनकम की वजह से। तो इस परसेंटेज चेंज को क्या कहलाएंगे या क्या कहलाता है ये परसेंटेज चेंज, ये परसेंटेज चेंज कहलाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलास्टिक व्हेन, ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ लेस देन 1 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर इलास्टिक व्हेन, इसका ऑप्शन नंबर आएगा इट इज़ अ ग्रेटर देन 1।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द साइन ऑफ इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स होंगे जो तभी तो जो इनकम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन द साइन ऑफ क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। जब गुड्स का सब्स्टिट्यूट कोई पाई जाता है तो जो डिमांड होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्रॉस प्राइस में तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द साइन ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड। क्या होता है जब क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड नेगेटिव कब होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेसन है लेसन नंबर 9, इसमें आप लोग जानेंगे स्कैरसिटी एंड रैशनल चॉइसेस है, कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है एंड डिसेंडिंग ऑन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंजप्शन है और इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल्स है। इक्वी मार्जिनल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको पता चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द एडिशनल सेटिस्फिकेशन विच अ पर्सन गेट फ्रॉम अ कंजप्शन ऑफ अ एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड। क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है उसको नीड्स होती है बहुत ज़्यादा पानी की, तो एक टाइम में वो जितना पानी पी सकता है उसके बाद वो जितना पानी पीता है और उसकी जो नीड्स होती है वो फुलफिल होती जाती है, उसको हम क्या कहलाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास सपोज अ पर्सन इज गेटिंग utilize total utility from consumption of 2 units of a goods. When he consumes 3 units of this good, he get total utility of 30 utilized. Marginal utility in this case is 20 utilized. नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी लॉ के मुताबिक डैश डिक्रीजेज विद कंजप्शन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड एंड द अमाउंट ही और शी एक्चुअली पे फॉर दैट गुड। इन जो डिफरेंस होता है, जो एक कस्टमर होता है वो पे करना चाहते हैं एक गुड्स को परचेज करने में, और जो गुड्स की प्राइस होती है उसकी प्राइस से कम पे करना चाहता है या ज़्यादा अगर उसने पे कर दिए तो उसके डिफरेंस को क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहलाते हैं, कहा जाता है उसे कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट है हमारे पास कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट व्हेन अली स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर एंड मोर ग्लासेस ऑफ वाटर हिज मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम वाटर विल बी। अली जो है उसने पानी के गिलास पीना शुरू कर दिया मोर एंड ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी वाटर की मार्जिन यूटिलिटी हमसे पूछ रहे हैं वो क्या होगी उसकी। जब उसने ज़्यादा पानी पिया तो डेफिनेटली जो उसकी यूटिलिटी होगी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाटर वो डिक्रीज़ कर जाएगी। सो फ्रेंड्स हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ जाता है। होप सो कि आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस मिली होगी। इंशाल्लाह आई विल बी प्रेजेंट इन माय नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।